हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख भी रहे होंगे इस ठंड में। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। हम अपने जूलॉजी की प्लेलिस्ट में हमने जूलॉजी जो स्टार्ट किया था उसमें हमने सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट किया था जो बेस था बायोमॉलिक्यूल पर। अभी तक हमने बात की थी पदार्थ की यानी कि मैटर की। अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। जो लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट तो कर दिया था बट हम क्या करेंगे, ऊर्जा से ही स्टार्ट करेंगे अपने रिवीजन के लिए। तो अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि ऊर्जा है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ एनर्जी। ठीक है, तो पदार्थ के संगठन में जो हमने अभी लास्ट वीडियो में अपना पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मैटर। तो मैटर के संगठन की यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो वो कैसे होता है वो चीज़ भी हम इसमें समझेंगे और साथ ही साथ हम एनर्जी को भी समझते चलेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेट है, इंटर रिलेटेड है हम कह सकते हैं। तो अगर पदार्थ के संगठन की हम बात करते हैं तो इसके विभिन्न स्तरों पर संबंधित इकाइयों के परस्पर संयोजन के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि हम परमाणुओं की रचना और ऊर्जा दोनों को साथ में समझते हुए चलेंगे। तो जब हम जो मैटर होता है जो हमारी पृथ्वी पर पाया जा रहा है, उस मैटर की जब हम संरचना की बात करेंगे तो कैसे उसकी जो इकाइयाँ होती हैं यानी कि उपपरमाणुवीय इकाइयाँ जो होती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, न्यूट्रॉन्स होती हैं और प्रोटॉन्स होती हैं। तो जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करने लगेंगे, कैसे वो बेसिक यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्ट होके यानी कि उनका जो संयोजन होगा कैसे वो होगा, और जब उनका संयोजन होगा तो उसमें ऊर्जा का क्या टेक पार्ट होगा, वही चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे। तो हम क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं कि जब पदार्थ के संगठन में इसके विभिन्न स्तरों पर जो पदार्थ का संगठन होता है, पहले प्राइमरी लेवल पे होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी लेवल पे। ठीक है, यानी कि ये सरल से जटिल रूप में जाता है। ओके, तो अगर हम पदार्थ के संगठन की बात करते हैं तो इसके विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न यानी कि वेरियस लेवल पर, जब इसके संबंधित इकाइयों के परस्पर संयोजन के लिए, ठीक है, हम अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो दो अलग अलग चीज़ हैं, उनको जुड़ने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि जब तक वहाँ एनर्जी खर्च नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, तब तक वो जुटेंगे कैसे। उसी तरीके से हम इसको प्राइमरी लेवल पे अगर समझने की कोशिश करें मैटर के केस में, तो जो वो इकाइयाँ होती हैं वो परस्पर एक दूसरे से संयोजित होती हैं। तो उनके संयोजन के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, फिर जिस आवेश की आवश्यकता होती है, इसी आवेश को हम क्या कहते हैं? हम ऊर्जा का नाम देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊर्जा का नाम देते हैं। तो अगर हम एकदम सरल रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें तो दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, उनको संयोजन के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? अगर फॉर एग्जांपल अगर हम दो धागे हैं, धागे का दो टुकड़ा है, अगर उसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें गांठ लगाएंगे, तो गांठ वो क्या होगा? तभी तो वो एक दूसरे से जुटेगा। तो वो गांठ क्या हो गया? हमने दो धागों को पकड़ा, एक दूसरे से कनेक्ट किया यानी कि गांठ लगाई, तो वो क्या हुआ? उसमें कुछ एनर्जी खर्च हुई। ठीक उसी तरीके से जो पदार्थ की यूनिट्स होती हैं यानी कि प्राइमरी यूनिट्स होती हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, बेसिक यूनिट्स होती हैं, उनको जुड़ने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? एक बल की आवश्यकता होती है, शक्ति या आवेश की आवश्यकता होती है। इसी आवेश को हम क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं। जो नॉर्मल रूप में हम समझते हैं कि अपने दैनिक कार्य को करने के लिए हमें किसी शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी ऊर्जा की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो प्रत्येक परमाणु की रचना में भाग लेने वाली उपपरमाणुवीय इकाइयाँ, जो अभी मैंने आपको बताया, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या कहते हैं? ये विद्युत आवेश द्वारा एक दूसरे से परस्पर संयोजित होते हैं। ठीक है, अगर हम आधुनिक संकल्पना के अनुसार बात करें तो प्रत्येक परमाणु में दो भाग होते हैं। कैसे भाग होते हैं? केंद्र में स्थित नाभिक तथा नाभिक के चारों ओर एक निश्चित चारों ओर एक निश्चित और स्थायी त्रिविम क्षेत्र। तो अगर हम मैटर के संरचना की अगर बात करते हैं, पर पदार्थ के संरचना की अगर बात करते हैं, तो इन्होंने हमको ये बताया, आधुनिक संकल्पना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो पदार्थ की जब संरचना की बात करेंगे तो वो कैसे संयोजित होते हैं परस्पर, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कोई भी मैटर है, अगर हम बेसिस से प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट करते हैं
तो जो ये बेसिक आपकी यूनिट्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे संयोजित होते हैं या फिर कैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो ये हो गया आपका नाभिक। ठीक है, तो 3 बेसिक यूनिट्स होती हैं जिसका मैंने अभी बताया आपको। क्या बताया? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक के अंदर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, नाभिक वाले क्षेत्र में। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? केंद्र में स्थित नाभिक होता है और उसी नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। 2 क्षेत्र आपके पाए जा रहे हैं, एक तो नाभिक पाया जा रहा है और एक नाभिक के चारों ओर का जो रिक्त स्थायी त्रिविम क्षेत्र है वो पाया जा रहा है। तो नाभिक के अंदर क्या पाया जा रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जा रहा है, लेकिन नाभिक के चारों ओर क्या पाया जा रहा है? जो रिक्त स्थान है उसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स पाए जा रहे हैं, उसी ऑर्बिट्स में आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये यहाँ पे सिचुएटेड होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये ऐसे सिचुएटेड होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि परमाणु के 2 भाग होते हैं। एक तो केंद्र में स्थित नाभिक होता है। क्या होता है? एक तो केंद्र में स्थित नाभिक होता है तथा नाभिक के चारों ओर एक निश्चित स्थायी त्रिविम क्षेत्र होता है, रिक्त क्षेत्र होता है। ठीक है, तो नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्स जो है त्रिविम क्षेत्र में, मैंने जो बताया आपको ऑर्बिट्स जो पाए जा रहे हैं, एक निश्चित कक्षा पाई जा रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अपनी संख्या के अनुसार वो गति करते रहते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ये हो सकती है 7। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा, जैसे ये हो गया आपका नाभिक। ठीक, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो नाभिक के चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र है, रिक्त क्षेत्र है, एक स्थायी क्षेत्र है, वो आपका ये कहलाएगा। ठीक है, अब ये नाभिक के चारों ओर आपका जो है ऑर्बिट जो पाए जा रहे हैं, एक कक्षा जो पाई जा रही, इसकी संख्या कितनी हो सकती? इसकी अधिकतम संख्या यानी कि मैक्सिमम जो है कि ऑर्बिट्स कितने हो सकते हैं? वो 7 हो सकते हैं। ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी होगी कि जो ऑर्बिट्स होते हैं यानी कि नाभिक के चारों ओर का जो त्रिविम यानी स्थायी क्षेत्र होता है, रिक्त क्षेत्र होता है, वो ऑर्बिट्स में बटे होते हैं और वो ऑर्बिट्स की संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम 7 होती है। कितनी? मैक्सिमम 7। अब ये जो है ऐसे आपके लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये ऐसे आपके लगे हुए होते हैं और इसी ऑर्बिट्स में आपका क्या पाया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन अपनी संख्या के अनुसार इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है आपकी 7। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट्स में अपना जो है प्रेजेंट होते हैं, उस जो है नाभिक के चारों ओर ये चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि जो मैटर होता है उसके जो बेसिक यूनिट्स होते हैं, अगर उसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पूरी बॉडी को। ठीक है, अब बीच में क्या होगा? आपका नाभिक होगा, सेंटर में नाभिक होगा, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, नाभिक के चारों ओर का जो रिक्त क्षेत्र होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऑर्बिट्स। ठीक है, अब कितने ऑर्बिट्स पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं अधिकतम 7, मैक्सिमम 7 पाए जा रहे हैं। इसी में जो है इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। ठीक है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके कहाँ पाए जा रहे हैं? ये नाभिक में पाए जा रहे हैं, सेंटर में पाए जा रहे हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाया जा रहा है? वो आपका पाया जा रहा है नाभिक के चारों ओर का जो त्रिविम स्थायी क्षेत्र है, रिक्त क्षेत्र है, उसमें ऑर्बिट्स पाए जा रहे हैं, उसी ऑर्बिट्स में ही आपका इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो ये कैसे सिचुएटेड होते हैं? ये एज ए एग्जाम्पल अगर आपको समझने के लिए मैं बताऊं तो ये होता है आपका, ये होता है आपका ये सन हो गया। ठीक है, अब सन के चारों ओर जो आपके प्लैनेट पाए जा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी हमारी एक प्लैनेट है, ऐसे ही कई प्लैनेट आपके पाए जा रहे हैं, वो इसी के चारों ओर परवलयाकार में गति करते रहते हैं। आपने देखा होगा जब आप जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे, ये क्या करते हैं? ऐसे ही चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में प्रेजेंट होता है उसके चारों ओर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी गति करता रहता है, यानी चक्कर लगाता रहता है। ठीक है,
तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं क्या? प्लैनेट्स। ठीक उसी प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब ये चक्कर जो लगाता है वो किस गति से लगाता है? ये लगभग प्रकाश की गति से चक्कर लगाता है, ध्वनि की गति से नहीं। आप ध्यान देंगे कि ध्वनि की गति से नहीं, ये प्रकाश की गति से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार सौरमंडल में हमारे सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका जो है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। और ये ऑर्बिट की संख्या क्या हो सकती है? ये हो सकती है 7, मैक्सिमम 7। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं? वो ऋणावेशित होते हैं, और जो प्रोटॉन्स होता है वो आपका क्या होता है? वो होता है, प्रोटॉन्स आपके क्या होते हैं? वो होते हैं धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होता है? ये होता है ऋणावेशित। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, ये उदासीन होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जब हम अगर हम बात कर रहे हैं कि ये नाभिक है, तो आपका प्रोटॉन पे क्या चार्ज पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है पॉजिटिव, और आपका जो न्यूट्रॉन इसमें इसके साथ पाया जा रहा है उस पर कोई भी आवेश नहीं है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर कौन सा आवेश पाया जा रहा है? इस पर पाया जा रहा है ऋणावेश। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऋणावेशित होते हैं और जो प्रोटॉन धनावेशित होता है, इनकी संख्या सदैव बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है, यानी कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी संख्या सदैव बराबर होती है। अब बराबर होती है तो क्या होता है कि जो पूरा परमाणु होता है, पूरा अगर हम स्ट्रक्चर की जो बात हम कर रहे हैं तो वो कैसा हो जाता है? विद्युत उदासीन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश और प्रोटॉन का प्लस आवेश, ये और आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो उस पर कोई भी आवेश ही नहीं होता है। हमने ये समझा है केमिस्ट्री में कि जो विपरीत आवेश होते हैं ये जब मिल जाते हैं तो ये उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये रिसेसिव स्टेज में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार जब हम इनकी बात करते हैं तो जो हमारा पूरा परमाणु होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उदासीन, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा परमाणु होता है वो उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो परमाणु की रचना से यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक आवेश की इकाई तथा प्रत्येक प्रोटॉन जो धनात्मक आवेश की इकाई होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में विभिन्न ऊर्जा स्तरों के कोश बनाता है। क्या बनाता है? विभिन्न ऊर्जा स्तरों के कोश। जो मैंने आपको समझाया थी कि डिफरेंट ऑर्बिट्स पाए जा रहे हैं, वो कैसे हैं? वो ऊर्जा के स्तर हैं। ठीक है, क्या है? ऊर्जा के स्तर। तो इसमें आपका नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी संख्या के अनुसार डिफरेंट ऑर्बिट्स में गति कर रहा है। तो ये ऑर्बिट्स आपके क्या कहे जाएंगे? ये ऊर्जा स्तर कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? ऊर्जा स्तर कहे जाएंगे। तो नाभिक के जितने नज़दीक जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसकी जो गति होगी उतनी कम होगी। नाभिक से जितने दूर के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसकी गति उतनी अधिक होगी। तो कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं? इनकी संख्या हो सकती है 7। ठीक है, अब नाभिक से जितनी दूर इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी गति उतनी ही अधिक होगी। क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। और ये ऑर्बिट्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डिफरेंट, क्या कहलाते हैं? एनर्जी के सेल्स कहलाए जाते हैं, यानी कि लेवल्स कहलाए जाते हैं, ऊर्जा स्तर कहलाए जाते हैं, या फिर कोश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊर्जा के कोश बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर रहेगा उतनी ही ज़्यादा इसकी गति होगी। क्यों गति होगी? क्योंकि उतनी ही ज़्यादा इसमें एनर्जी पाई जाएगी, इसलिए उसकी गति भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित रहते हैं। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न ऊर्जा स्तर में, यानी कि ऑर्बिट्स में जो रहते हैं, उनको हमने क्या कहा? हमने कहा कि वो ऊर्जा के कोश बनाते हैं, यानी कि सेल्स बनाते हैं। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों के उसमें व्यवस्थित रहता है, ठीक उसी प्रकार जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो भी विभिन्न ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम इसमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एनर्जी की।
कैसे एक मैटर को बनाने में, स्ट्रक्चर्ड करने में या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एनर्जी टेक पार्ट करता है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं नाभिकीय तथा परमाणु ऊर्जा की, यानी कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो बल या आवेश नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध कर रखता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये हो गया आपका नाभिक। इसमें आपका क्या पाया जा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या पाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था जो प्रोटॉन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज में होगा, और जो न्यूट्रॉन होगा आपका उदासीन होगा। तो जिस एनर्जी से ये एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बंधे होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसमें हम कहेंगे बंधन ऊर्जा, या फिर जो न्यूक्लियस की एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को बांध करके रखती है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांध करके रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संयोजन कहते हैं। अब इस नाभिकीय संयोजन में जो ऊर्जा प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब इसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी बड़े परमाणु के नाभिक का दो छोटे परमाणु के नाभिकों में विखंडन किया जाए, यानी कि ये कोई बड़ा परमाणु है, इसको हम तोड़कर दो छोटे परमाणु या नाभिक में विखंडन अगर हम करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार दो छोटे नाभिक को जोड़कर इनके संलयन से अगर हम एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं तो क्या होता है, तो इस रूप में बहुत ही ऊर्जा विमुक्त होती है। किसके रूप में विमुक्त होती है, उष्मा के रूप में विमुक्त होती है। इसी उष्मा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी जब ये बड़ा परमाणु विखंडित हुआ दो छोटे परमाणु के नाभिकों में, तो यहाँ ऊर्जा क्या होती है, विमुक्त होती है। किसके रूप में, उष्मा के रूप में। ठीक है, अब यहाँ दो जो छोटे नाभिक हैं इनको जुड़ने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता होती। अब ये एनर्जी एक बड़ा नाभिक बनाता है तो इसमें भी ऊर्जा विमुक्त होती है। किसके रूप में, उष्मा के रूप में। तो यही जो ऊर्जा उष्मा के रूप में विमुक्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो दो रूप में हमें प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, एक तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा, किसके द्वारा, नाभिकों में विखंडन के द्वारा। दूसरा कैसे, नाभिकों के संयोजन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से। ठीक है, विखंडन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या स्प्लिटिंग कहते हैं, और हम संलयन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा की बहुत सी मात्रा जो उष्मा के रूप में विमुक्त होती है उसी को हम क्या कह रहे थे, उसको हम कह रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी। अब प्रैक्टिकली अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने क्या किया, नाभिकों के विखंडन से, यानी कि कोई बड़ा नाभिक था उसको उन्होंने दो छोटे नाभिकों में विखंडित किया और ऊर्जा प्राप्त की। ठीक है, इस कार्य में वो सफल हुए और उन्होंने क्या किया, एटॉमिक एनर्जी का जन्म हुआ। यानी कि उन्होंने क्या किया, एटॉमिक एनर्जी को जन्म दिया। कब जन्म दिया, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। कहाँ के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न करने में ये सफल हुए और बना दिया इस ऊर्जा को। तो इसी आधार पर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने क्या किया, यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 के नाभिकों के विखंडन से विमुक्त अपार ऊर्जा वाले परमाणु बम बनाए। क्या बनाए, एटॉमिक बम बनाए। यानी कि अगर हम एटॉमिक बम की बात करते हैं तो वो किसके फलस्वरूप बनता है, वो बनता है किसके फलस्वरूप, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के फलस्वरूप, यानी कि स्प्लिटिंग के फलस्वरूप एटॉमिक बम का निर्माण हम लोग करते हैं। यानी कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या बनाया गया, इस दुनिया को क्या मिला, इस दुनिया को मिला एटॉमिक एनर्जी, यानी कि एटॉमिक बम। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन की, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न की। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है विमुक्त होती है उष्मा के रूप में। उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर
एनर्जी। तो अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियर फ्यूज़न की। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा भी जो है कि जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो इन्होंने क्या किया, अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया। न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया। न्यूक्लियर फिजन के द्वारा हम क्या बना रहे थे, परमाणु बम, और न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा हम क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो अमेरिका के ही वैज्ञानिकों ने ये भी किया। हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि विदाउट न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ, विदाउट न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन हम जो है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूज़न कराने के लिए हमें बहुत सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम पहले न्यूक्लियर फिजन कराएंगे, उसके बाद हम जो ऊर्जा उससे प्राप्त होगी उसी से हम न्यूक्लियर फ्यूज़न कराएंगे। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इंडिया के केस में। ठीक है, किसके केस में, इंडिया के केस में हम बात करते हैं। तो इंडिया के केस में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम परमाणु बम की बात करते हैं। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाने में सफलता प्राप्त की थी उसका उन्होंने यूज भी किया। अब वो यूज कहाँ किया, वो उन्होंने किया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के जो दो नगर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी जो दो नगर हैं, वहाँ पर उन्होंने विस्फोट किया 1945 में। कब किया, 1945 में। तो ये जो है कि क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में बनते हैं कि जो जापान के दो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, ये आपके टिप ऑफ टंग हो जाने चाहिए क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि कब जो है कि इन नगरों पे जो है कि परमाणु बम गिराए गए, किस समय में। तो कब, वो समय क्या था, 1945 का था। ये अलग अलग डेट में 6 और 9 अगस्त आई थिंक है। ठीक है, तो ये अलग अलग डेट भी आपसे पूछता है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि इन नगरों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसके फलस्वरूप ये काम किया गया था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। और ये नगर किस कंट्री से रिलेटेड है, ये हैं आपके जापान से रिलेटेड। तो इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपके टिप ऑफ टंग हो जाने चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटर का एग्ज़ाम हो, बीएससी का एग्ज़ाम हो, जो 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। फिर चाहे वो अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी बात अगर हम करें, नीट के एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो भारत के केस में अगर हम बात करते हैं तो 1974 में एक परमाणु बम बनाया गया राजस्थान के पोखरण में, और इसका प्रायोगिक विस्फोट भी किया गया। कब किया गया, 1974। ये डेट आपको याद हो जानी चाहिए बिल्कुल। 1974 में भारत में एक परमाणु बम बनाया गया। कहाँ बनाया गया, राजस्थान के पोखरण में बनाया गया, और राजस्थान के पोखरण में इसका प्रायोगिक विस्फोट भी किया गया, यानी कि उसको टेस्ट किया गया कि वो बन गया है अच्छी तरीके से, यानी कि हम बनाने में सफल हुए हैं या नहीं। उसके बाद 1998 में 11 तथा 13 मई में वैज्ञानिकों ने पोखरण में ही ऐसे 4 प्रायोगिक विस्फोट किए। यानी कि अगर हम इंडिया के एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो उसके पास एटॉमिक एनर्जी 1974 में आ गई थी, यानी कि वो इसको बनाने में, इसको डेवलप करने में वो सफल, यानी कि सक्सेस हो गए थे। ठीक है, हम इंडिया के केस में बात कर रहे थे, तो ये दोनों डेट 1974 और 11 तथा 13 मई 1998, ये आपको टिप ऑफ टंग बिल्कुल हो जाने चाहिए, बिल्कुल याद हो जाने चाहिए कि जो इंडिया की एटॉमिक एनर्जी है वो कब हमें प्राप्त हुई, किस डेट में प्राप्त हुई, और इसका जो प्रायोगिक विस्फोट किया गया वो कहाँ गया, राजस्थान के पोखरण में किया गया। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं वर्तमान समय में परमाणु भट्टियों में नियंत्रित विधियों द्वारा, किस विधि द्वारा, नियंत्रित विधियों द्वारा परमाणु ऊर्जा बनाकर इसका उपयोग किसमें किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन में। देखिए, हम लोग जो साइंटिस्ट हैं, जो भी खोज करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी इन्वेंशन करते हैं, वो किसी न किसी तरीके से अप्लाइड होना चाहिए ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, तो जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसका पॉजिटिव वे में यूज कैसे करना है, ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो
अब जो न्यूक्लियर फ्यूज़न या न्यूक्लियर फिज़न कराया जा रहा था, जो उसके थ्रू हमें एटॉमिक एनर्जी मिल रही थी, न्यूक्लियर एनर्जी मिल रही थी, उसको हम पॉजिटिव वे में यूज कैसे करेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। तो इससे क्या किया मानव ने, इससे उसने क्या किया, विद्युत का उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो इस वैज्ञानिक खोज से हमें क्या हेल्प मिली, हमें हेल्प मिली प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त करने में, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, तो अब अगर एट प्रेजेंट की हम बात करें तो भारत सहित कई ऐसे देश हैं जो अब एटॉमिक एनर्जी के द्वारा विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटे परमाणु के नाभिकों के संयोजन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से बड़े परमाणु के नाभिक के बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा रूप में जो नाभिकीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की, यानी कि तुलना करेंगे कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है और न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस विधि में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है उससे कहीं अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न में। किस में प्राप्त होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न में। अब ये कितनी अधिक प्राप्त होती है उसकी भी बात हम कर लेते हैं।